हेलो दोस्तों, ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम पुनः उपस्थित हैं आप लोग सामने और आज जो हम लोग टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो है हम लोग दक्षिण भारत के प्रांतीय राज्य के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हम लोग दक्षिण भारत के प्रांतीय राज्य के बारे में अध्ययन कर रहे थे और दक्षिण भारत में जो अध्ययन कर रहे थे हम लोग प्रांतीय राज्य वो था बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य के बारे में अध्ययन कर रहे थे और हमने देखा था पूरे लगभग काफ़ी चीज़ें हमने पूरा डिटेल से अध्ययन किया था और किस तरह से जो है बहमनी साम्राज्य अस्तित्व में कब आया, किस तरह से आया और किसके द्वारा जो है बहमनी साम्राज्य इस्टेब्लिश किया गया, जो आगे चल कर के एक महान साम्राज्य के रूप में जो है उदय होता है। तीन सारी चीज़ों पे हमने पूरा डिटेल से चर्चा किया था और लगभग हमने देखा था कि बहमनी साम्राज्य जो था लगभग 180 वर्षों तक जो है स्वतंत्र रहने के बाद लगभग 18 शासकों के द्वारा उस पर शासन किया जाता है और आगे चल कर के जो है फिर वह धीरे धीरे करके 5 भागों में डिवाइड हो जाता है। वही बहमनी साम्राज्य जो है आगे चल करके 5 भागों में विभाजित हो जाता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया था कि किस तरह जो है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह यानी कि हसन गंगू के द्वारा जो है दक्कन वाले क्षेत्र में एक जो है साम्राज्य की स्थापना की जाती है 1347 ईस्वी में। उसमें दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड था उस समय जो है एमबीटी का शासन चल रहा था दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में। तो उस समय जो है देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ढेर सारे काफ़ी विद्रोह होते रहते हैं, जिसकी विद्रोह से अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी, जिससे जो है उत्तर भारत से दक्षिण भारत पर नियंत्रण करना स्थापित हो गया था। तो उस तरह से हमने देखा कि वह जो धीरे धीरे अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेता है, स्वतंत्र कर लेता है और एक जो है चूँकि ये एक स्टार्टिंग में एक सरदार के रूप में रहता है, एक जो है अमीर के रूप में रहता है दक्कन में, और धीरे धीरे इसने अपने आप को जो है इस्टेब्लिश कर लिया, एक स्वतंत्र राज्य की नींव डाली। इससे पहले हमने देखा था 10 वर्ष पहले जो है विजयनगर साम्राज्य अस्तित्व में आ चुका था, जो सुदूर एकदम दक्षिण वाले क्षेत्र में था। जबकि बहमनी की अगर बात करेंगे तो विजयनगर से थोड़ा सा ऊपर। अगर इसको हम मैप के माध्यम से समझेंगे तो बहुत आसानी से एकदम समझा जा सकता है। तो देख लेते हैं थोड़ा सा दक्षिण भारत के प्रांतीय राज्य दक्षिण भारत के प्रांतीय राज्य में हम लोग देख रहे थे बहमनी। दक्षिण भारत के प्रांतीय राज्य में हम लोग देख रहे थे बहमनी साम्राज्य। और बहमनी साम्राज्य जो था यह आगे चल कर के हमने देखा था कि 5 भागों में यह डिवाइड हो जाता है। यही बहमनी साम्राज्य जो है आगे चल कर के 5 भागों में डिवाइड हो जाता है, जिसमें था बरार, बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर। तो हमने देखा था कि लगभग 180 वर्ष के स्वतंत्र रहने के बाद जो है इसमें भी विभाजन हो जाता है। जैसे इसमें अगर देखेंगे तो दक्कन में धीरे धीरे जो है 2 विचारधाराओं का जन्म हो जाता है, जिसकी वजह से आपस में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और यही मतभेद की स्थिति धीरे धीरे इतना बढ़ जाती है कि एक ऐसा कंडीशन आ जाता है कि बहमनी साम्राज्य जो है विभाजन के कंडीशन में आ जाता है और एट लास्ट में जो है ये विभाजित हो जाता है और 5 जो है राज्यों में 5 वंशों में जो है टूट जाता है, जिसके अंतर्गत बरार, बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर ये सारे जो है प्रांत के रूप में यह डिवाइड हो जाता है। तो आज जो है हम लोग पूरा डिटेल से बरार को देखेंगे, बीदर को देखेंगे, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, इसके अंतर्गत कौन कौन से शासक थे, कितने वर्षों तक इन्होंने शासन किया और लास्ट में जो है किस तरह से इसका अस्तित्व समाप्त हुआ, इसके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कौन कौन से शासक थे, उनके द्वारा क्या महत्वपूर्ण कार्य किए गए, तो पूरा इसको जो है डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम मैप के माध्यम से देखेंगे कि बरार वर्तमान समय में कहाँ स्थित है। बरार की स्थिति वर्तमान समय में कहाँ स्थिति है। ये मान लीजिए भारत का मैप है, ये भारत का मैप है और यहीं पे देखते हैं तो ये मान लीजिए
गोदावरी नदी है, और इधर से देखेंगे तो यहाँ पे कृष्णा नदी है। गोदावरी और कृष्णा नदियों के मध्य, गोदावरी और कृष्णा नदियों के मध्य यहीं पे स्थित था बहमनी साम्राज्य। यहीं पे स्थित था बहमनी साम्राज्य, दक्कन वाले बेल्ट में बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य आगे चल करके जो है यह 4 भागों में 5 भागों में जो है टूट जाता है, जिसके अंतर्गत सबसे पहला जो ये वाला बेल्ट था महाराष्ट्र वाला, बरार वाला बेल्ट, तो यहाँ पे था बरार, यहाँ पे बरार स्थित था। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला बेल्ट जो था ये अहमदनगर था। इधर क्या था? अहमदनगर। और इधर देखेंगे तो ये जो था यह बीजापुर था, इसके बाद यहाँ देखेंगे तो ये वाला जो बेल्ट है ये बीदर था, और ये वाला जो बेल्ट है ये गोलकुंडा है। ये क्या है? गोलकुंडा है। और इधर देखेंगे तो ये स्वतंत्र जो है इधर गजपति, उड़ीसा के गजपति शासन कर रहे थे। यहाँ पे कौन शासन कर रहा था? यहाँ पे उड़ीसा के गजपति शासन कर रहे थे। उड़ीसा के यहाँ पे गजपति शासन कर रहे थे। और इधर सुदूर देखें, दक्षिण में देखेंगे यहाँ पे जो है विजयनगर साम्राज्य था। यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य था। तो एट लास्ट में हमने देखा कि इस तरह से 5 वंशों में यह टूट करके विभाजित हो जाता है। और सबसे पहले जो विभाजन में अलग होता है वह था बरार। सबसे पहले कौन विभाजन में अलग होता है? तो वह बरार था। बरार जो था यह 1584 ईस्वी में, बरार जो है अगर देखें बरार की बात करें तो यह 1584 ईस्वी में फतेह-उल्लाह इमाद के द्वारा, यानी कि जो वंश की स्थापना की जाती है 1584 में, वह इमाद शाही वंश की स्थापना की जाती है। कौन सा वंश? इमाद शाही वंश। इमाद शाही वंश की जो है यह स्थापना की जाती है। इमाद शाही वंश की स्थापना की जाती है और फतेह-उल्लाह इमाद के द्वारा। इमाद शाही वंश की स्थापना जो की जाती है वह किसके द्वारा? तो फतेह-उल्लाह इमाद के द्वारा। फतेह-उल्लाह इमाद के द्वारा जो है यह इमाद शाही वंश की स्थापना की जाती है। और ये जो बरार है, वर्तमान में अगर बरार देखेंगे तो ये महाराष्ट्र वाला यानी दक्कन वाला बेल्ट जो है यह वर्तमान में यह महाराष्ट्र के अंतर्गत पड़ता है। बरार जो है वर्तमान में महाराष्ट्र के अंतर्गत पड़ता है। वर्तमान महाराष्ट्र का ये एक ज़िला है बरार जो है वर्तमान में महाराष्ट्र का एक ज़िला है। तो यह महाराष्ट्र में स्थित है बरार जो है। और फतेह-उल्लाह इमाद के द्वारा 1584 ईस्वी में यह जो है बहमनी साम्राज्य पृथक होकर के एक इमाद शाही वंश की स्थापना करता है। इमाद शाही वंश की स्थापना करता है फतेह-उल्लाह इमाद। और इसकी जो राजधानी थी वो, इसकी 2 राजधानी थी एक्चुअली में जो है, इसकी 2 राजधानियाँ थी एलिशपुर और गविलगढ़। इसकी क्या राजधानियाँ थी? इसकी 2 राजधानियाँ थी एलिशपुर और गविलगढ़। इसकी 2 राजधानियाँ थी एलिशपुर और गविलगढ़। तो इमाद शाही वंश किसके द्वारा डाली जाती है? तो यह फतेह-उल्लाह इमाद के द्वारा। इमाद शाही वंश की स्थापना फतेह-उल्लाह इमाद के द्वारा डाली जाती है 1584 ईस्वी में। और एट लास्ट में जो है 1674 ईस्वी में, 1674 ईस्वी में जो है 1674 ईस्वी में इस बरार को अहमदनगर के द्वारा अपने में विलय कर लिया जाता है, यानी कि हड़प लिया जाता है। यानी कि 1684 ईस्वी में अहमदनगर के द्वारा इसे अपने में विलय कर दिया जाता है। इसे अपने में विलय कर लिया गया अहमदनगर के द्वारा। और देखेंगे तो बरार के अंतर्गत कुछ शासकों का नाम आता है जिन्होंने जो है बरार पे शासन किया था। तो जिसमें पहला नाम आता है, ये तो इमाद शाही वंश फतेह-उल्लाह इमाद हो गया। इसके बाद अलाउद्दीन इमाद शाह, अगला जो शासक था वह है अलाउद्दीन इमाद शाह।
अगला शासक कौन है? तो अगला शासक जो है वो अलाउद्दीन इमाद शाह है। इसके बाद जो अगला शासक होता है वह है दरिया इमाद शाह। दरिया इमाद शाह। अलाउद्दीन इमाद शाह के बाद फ़तेहुल्लाह इमाद के बाद अगला शासक जो बनता है वो अलाउद्दीन इमाद शाह बनता है, और अलाउद्दीन इमाद शाह के बाद जो अगला शासक बनता है वह दरिया इमाद बनता है। वो अगला शासक कौन बनता है? दरिया इमाद बनता है, दरिया इमाद शाह। इसके बाद अगला जो शासक बनता है वह है बुरहान इमाद शाह। बुरहान इमाद शाह। अगला जो शासक बनता है तो अगला कौन शासक बनता है? तो अगला जो शासक है वह है बुरहान इमाद शाह। तो इसके द्वारा जो है इतने शासकों के द्वारा इस पर शासन किया जाता है बरार पे, और एट लास्ट में फाइनली जो होता है तो वह बरार को अहमदनगर के द्वारा अपने में विलय कर लिया जाता है, और इस तरह से जो है इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। फ़तेहुल्लाह इमाद, अलाउद्दीन इमाद शाह, दरिया इमाद शाह और बुरहान इमाद शाह। ठीक, इतने शासकों के द्वारा इसे शासन किया जाता है। और इसकी राजधानी जो थी वो एलिशपुर और गबिलगढ़ थी, और इमाद शाही वंश की नींव जो डाली जाती है वह फ़तेहुल्लाह इमाद के द्वारा डाली जाती है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इरेज करके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर अगला वंश देखते हैं कौन सा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे बीजापुर। इसके बाद अगला कौन सा वंश है? तो अगला वंश देखेंगे बीजापुर। अगला वंश कौन सा है? तो अगला वंश है बीजापुर। इसके बाद है बीजापुर, देख लेते हैं हम लोग। इसके बाद बीजापुर। बीजापुर की बात करें तो बीजापुर जो है यह कर्नाटक प्रांत में, वर्तमान में जो है बीजापुर कहाँ स्थित है? तो वर्तमान में बीजापुर जो है यह कर्नाटक प्रांत में स्थित है। यह कहाँ स्थित है? यह कर्नाटक प्रांत में स्थित है। वर्तमान में बीजापुर जो है यह कर्नाटक प्रांत में स्थित है। बीजापुर 1489-90 में अस्तित्व में आता है। बीजापुर जो है यह 1489, बीजापुर जो है यह 1489-90 में जो है यह अस्तित्व में आता है। और यह जो है बीजापुर में आदिल शाही वंश की स्थापना की जाती है। आदिल शाही, बीजापुर में आदिल शाही वंश की स्थापना की जाती है। बीजापुर में आदिल शाही वंश की स्थापना की जाती है 1489-90 ईस्वी में जो है यह अस्तित्व में आता है। इसके बाद यहाँ का जो शासक था, आदिल शाही वंश की नींव किसके द्वारा डाला जाता है? तो आदिल खां, यूसुफ आदिल खां। यूसुफ आदिल खां के द्वारा, यूसुफ आदिल खां के द्वारा जो है आदिल शाही वंश की स्थापना डाली जाती है। और ये बीजापुर जो है वर्तमान में यह कर्नाटक प्रांत के अंतर्गत आता है। कर्नाटक प्रांत के अंतर्गत आता है, बेंगलुरु के उत्तर पश्चिम में स्थित है। बीजापुर कहाँ स्थित है? तो यह बेंगलुरु के उत्तर पश्चिम में, बेंगलुरु के यह उत्तर और पश्चिम में स्थित है। बेंगलुरु के उत्तर पश्चिम में स्थित बीजापुर है। और आगे चल करके हम देखते हैं कि 1786 ईस्वी में, आगे चल करके 1786 ईस्वी में मुग़ल बादशाह औरंगजेब के द्वारा जो है इसे मुग़ल में विलय कर लिया जाता है, मिला लिया जाता है। तो 1686 ईस्वी में मुग़ल बादशाह औरंगजेब के द्वारा जो है इसे विलय कर लिया जाता है मुग़ल साम्राज्य में। विलय कर दिया गया। तो यह अस्तित्व में कब आया? 1489-90 में आया। 1489-90 में आया। और आदिल शाही वंश की स्थापना की जाती है बीजापुर में, और यूसुफ आदिल खां के द्वारा जो है इसकी नींव डाली जाती है। 1686 में जो है मुग़ल बादशाह जो है औरंगजेब के द्वारा इसे मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया जाता है। और इसकी जो राजधानी है, बीजापुर की राजधानी वो नौरसपुर थी।
बीजापुर की राजधानी नौरसपुर थी। ठीक, इसकी राजधानी जो थी नौरसपुर। बीजापुर की राजधानी क्या थी? तो यह नौरसपुर राजधानी थी। अब देख लेते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन शासक जो है बीजापुर के अंतर्गत शासन करते हैं उनके द्वारा, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। यूसुफ आदिल खां। यूसुफ आदिल खां जो था, यह आदिल शाही वंश की नींव जो डालता है, यह अपने आप को तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य का वंशज मानता था। यह अपने आप को तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य का अपने आप को वंशज मानता था। अपने आप को तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य का वंशज मानता था। और यह धार्मिक रूप से सहिष्णु था। यह धार्मिक रूप से सहिष्णु था और कला एवं साहित्य का यह संरक्षक था। यह धार्मिक रूप से सहिष्णु तथा कला एवं साहित्य का संरक्षक था। धार्मिक रूप से सहिष्णु एवं कला एवं साहित्य का यह संरक्षक था। अगला जो शासक है वह इब्राहिम आदिल शाह। इसका जो वंशज होता है इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह जो था, यह यूसुफ आदिल शाह का उत्तराधिकारी होता है। इब्राहिम आदिल शाह। और यह जो था इब्राहिम आदिल शाह, यह पहला सुल्तान था जिसने शाह की उपाधि धारण की। पहला सुल्तान था जिसने शाह की उपाधि धारण की। और यह हिंदवी तथा दक्कनी उर्दू का जन्मदाता था। यानी कि एक तरह से इसको राजभाषा के रूप में इसने स्वीकार किया। इसने जो है हिंदवी तथा दक्कनी भाषा को इसने जो है राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। और इसने हिंदुओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया। पहला सुल्तान था आदिल शाह जो था इब्राहिम आदिल शाह, यह पहला सुल्तान था जिसने शाह की उपाधि धारण की तथा इसने दक्कनी उर्दू तथा हिंदवी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया तथा इसने हिंदुओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया। इसने हिंदुओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया। इसके बाद है अली आदिल शाह। अगला जो शासक है वह है अली आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह का उत्तराधिकारी कौन होता है? अली आदिल शाह। अली आदिल शाह को सूफ़ी के रूप में भी जाना जाता था। अली आदिल शाह को सूफ़ी के रूप में जाना जाता था। अली आदिल शाह को किस रूप में जाना जाता था? तो इसे सूफ़ी के रूप में जाना जाता, सूफ़ी रूप में जाना जाता था। और इसका जो अली आदिल शाह का जो विवाह हुआ था वह चाँद बीबी से हुआ था। इसका विवाह चाँद बीबी से हुआ था। जो निज़ाम शाह की पुत्री थी। चाँद बीबी किसकी पुत्री थी? तो यह निज़ाम शाह की पुत्री थी। यानी कि अहमदनगर के निज़ाम शाह की पुत्री चाँद बीबी थी, जो बीजापुर के शासक अली आदिल शाह से इसका विवाह हुआ था। चाँद बीबी का निज़ाम शाह की पुत्री थी। इसके बाद अगला शासक है इब्राहिम आदिल शाह। अगला शासक कौन था है बीजापुर का? तो इब्राहिम आदिल शाह।
इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह जो अगला शासक होता है, इसका जो टाइम पीरियड था वह 1586 से लेकर के 1586 से लेकर के 1627 1586 से लेकर के 1627 तक का जो टाइम पीरियड है वो इब्राहिम आदिल शाह का है। इब्राहिम आदिल शाह का टाइम पीरियड कब है? तो 1586 से लेकर के 1627 तक का जो टाइम पीरियड है वो इब्राहिम आदिल शाह का टाइम पीरियड है। यह विद्या प्रेमी था। यह विद्या प्रेमी तथा विद्या का महान संरक्षक था। इब्राहिम आदिल शाह विद्या प्रेमी तथा विद्या का महान संरक्षक था। विद्या का महान संरक्षक था। इसकी उदारता के कारण इसे जगत गुरु की उपाधि मिली। इसकी उदारता के कारण इसे कौन सी उपाधि से नवाजा गया? तो जगत गुरु। उदारता के कारण इसे जगत गुरु। इसकी उदारता के कारण इसे किस उपाधि से नवाजा गया? तो जगत गुरु से नवाजा गया। इसको गरीबों की सहायता के कारण इसे गरीबों का मित्र अथवा अबला बाबा के नाम से भी जाना जाता था। गरीबों की सहायता करने के कारण इसको गरीबों की सहायता के लिए इसे गरीबों का मित्र अथवा अबला बाबा के नाम से जाना जाता है। गरीबों का मित्र अथवा अबला बाबा। गरीबों का मित्र अथवा अबला बाबा के नाम से जाना जाता है। इसने किताब ए नौरस की रचना की थी। इसके द्वारा एक ग्रंथ की रचना की जाती है। इसका नाम था किताब ए नौरस। किताब ए नौरस की जो है रचना किसने की थी? तो किताब ए नौरस की रचना इब्राहिम आदिल शाह के द्वारा की जाती है। इब्राहिम आदिल शाह जो है यह एक महानतम शासक था। ये इब्राहिम आदिल शाह जो है अपने समय का बीजापुर का एक महानतम शासक था। इसने जगत गुरु की उपाधि, उदारता कार्य जो है इसको जगत गुरु की उपाधि मिली थी। गरीबों की सहायता का इसे अबला बाबा अथवा गरीबों का मित्र भी कहा जाता है। और यह विद्या प्रेमी तथा विद्या का महान संरक्षक भी था। इसने जो है एक ग्रंथ किताब ए नौरस की रचना की थी। किताब ए नौरस की रचना की थी। इसके द्वारा एक नगर बसाया जाता है नौरसपुर। इसके द्वारा जो है एक नौरसपुर नामक नगर बसाया जाता है। नौरसपुर नामक एक नगर बसाया जाता है। और इसके टाइम पीरियड में, इसके समकालीन में जो है तारीख ए फरिश्ता के लेखक के लेखक जो थे फरिश्ता, वो इसी के टाइम पीरियड थे। इब्राहिम आदिल शाह के ही समय में थे। और इसने जो है किताब नौरस की रचना की थी और इसने एक नौरसपुर नामक नगर बसाया था। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसने जो है एक नौरसपुर नामक नगर बसाया था। इसके द्वारा एक स्थापत्य का निर्माण किया गया था जिसे गोल गुंबज के नाम से जानते हैं। गोल गुंबज, ऊपर देख लेते हैं गोल गुंबज। तो गोल गुंबज जो है किसके द्वारा बनाया गया था? तो गोल गुंबज जो है किसके द्वारा बनाया गया था? गोल गुंबज। तो गोल गुंबज जो है वो इब्राहिम आदिल शाह के द्वारा बनवाया गया था। और यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबज है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबज है और यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबज है तथा स्थापत्य का यह एक आश्चर्य माना जाता है। स्थापत्य का यह एक आश्चर्य माना जाता है। स्थापत्य का यह एक आश्चर्य माना जाता है। और आगे चल कर के 1686 में जो है इसको औरंगजेब ने अपने में विलय कर लिया मुग़ल साम्राज्य में। औरंगजेब ने इसे मुग़ल साम्राज्य में विलय कर लिया। औरंगजेब के द्वारा जो है इसे मुग़ल साम्राज्य में
मुग़ल साम्राज्य में विलय कर लिया गया। मुग़ल साम्राज्य में विलय कर लिया गया। मुग़ल साम्राज्य में विलय कर लिया गया। इसके बाद मुग़ल साम्राज्य में इसको विलय कर लिया। इसके बाद अगला जो शासक है वह है, यानी कि इस तरह से देखते हैं कि इसका बीजापुर का जो है एक तरह से इसका वंश समाप्त हो जाता है, क्योंकि मुग़ल साम्राज्य के द्वारा जब इसको बीजापुर में विलय कर लिया गया तो फिर इसकी कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। इसके बाद जो अगला वंश है, अगला जो अलग हुआ वह है गोलकुंडा। गोलकुंडा अगला वंश कौन अस्तित्व में आता है, अलग होता है, गोलकुंडा। गोलकुंडा और गोलकुंडा जो था यहाँ पे किस वंश की स्थापना की जाती है, तो गोलकुंडा में कुतुब शाही, गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना की जाती है। कुतुब शाही गोलकुंडा में किसकी स्थापना की जाती है, तो गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना की जाती है। और किसके द्वारा, तो कुली कुतुब शाह के द्वारा। कुली कुतुब शाह के द्वारा गोलकुंडा में किसकी स्थापना की जाती है, तो कुली कुतुब शाह के द्वारा। गोलकुंडा में किसकी स्थापना की जाती है, तो गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना की जाती है और कुली कुतुब के द्वारा, कुली कुतुब शाह के द्वारा जो है गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की। यदि गोलकुंडा को वर्तमान में देखेंगे तो गोलकुंडा जो है यह हैदराबाद में यह गोलकुंडा जो है वर्तमान में हैदराबाद के अंतर्गत आता है। वर्तमान में जो है गोलकुंडा की स्थिति क्या है, तो यह हैदराबाद में स्थित है। और गोलकुंडा में जो है यह कुतुब शाही वंश की स्थापना की गई। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना गई और कुली कुतुब शाह के द्वारा, कुली कुतुब शाह के द्वारा कुतुब शाही वंश की नींव डाली गई। और इसकी राजधानी जो थी वह गोलकुंडा ही थी। वह इसकी राजधानी क्या थी, गोलकुंडा ही थी। गोलकुंडा इसकी राजधानी क्या थी, गोलकुंडा ही थी। इसके बाद यहाँ का जो शासक बनता है गोलकुंडा का, अगला जो शासक बनता है वह है इब्राहिम। अगला कौन शासक है, तो अगला है इब्राहिम। इब्राहिम लगभग 1550 से लेकर के 1550 से लेकर के 1580 तक, 1550 से लेकर 1580 तक का जो टाइम पीरियड रहता है वह इब्राहिम का था। इब्राहिम का यह हिंदू मुस्लिम एकता का यह एक प्रतीक के रूप में जाना जाता है। हिंदू मुस्लिम की प्रतीक के एकता के रूप में यह जाना जाता था। अगला जो है अगला पॉइंट है, यह एक सुसंस्कृतिक व्यक्ति था। यह जो है इब्राहिम जो था यह एक सुसंस्कृतिक व्यक्ति था। यह एक सुसंस्कृतिक व्यक्ति था और यह एक प्रमुख भाषाविद था, यानी यह भाषा का एक अच्छा जानकार भी था। यह एक भाषाविद था, यह एक प्रमुख भाषाविद था, यानी कि यह एक भाषा का अच्छा जानकार भी था। और इसने शाह की उपाधि धारण की थी, इब्राहिम शाह, यानी कि इसने शाह की उपाधि भी धारण की थी। इसने शाह की उपाधि धारण की थी। इसने जो है शाह की उपाधि धारण की थी। और अगला जो शासक है, अगला शासक गोलकुंडा का वह है मोहम्मद कुली। अगला कौन, इब्राहिम के बाद अगला उत्तराधिकारी कौन बनता है, मोहम्मद कुली। और मोहम्मद कुली का टाइम पीरियड जो रहता है वह 1580 से लेकर के 1612 1580 से लेकर के 1612 तक का जो टाइम पीरियड रहता है वो मोहम्मद कुली का टाइम पीरियड रहता है। और मोहम्मद कुली को स्वतंत्र हैदराबाद संस्थापक का जन्मदाता भी कहा जाता है। स्वतंत्र हैदराबाद का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो वह मोहम्मद कुली को ही कहा जाता है। मोहम्मद कुली को ही स्वतंत्र हैदराबाद का संस्थापक कहा जाता है। हैदराबाद का संस्थापक के रूप में जाना जाता है। इसके बाद है यह दक्कनी उर्दू में लिखित प्रथम काव्य संग्रह। यह दक्कनी उर्दू में लिखित
प्रथम काव्य संग्रह दीवान का लेखक था। प्रथम काव्य संग्रह दीवान का लेखक था। यह दक्कनी उर्दू में लिखित प्रथम काव्य संग्रह, दक्कनी उर्दू में लिखित प्रथम काव्य संग्रह दीवान का यह संस्थापक था। दीवान का जो है यह लेखक था, रचनाकार था। और इसने तेलुगु तथा उर्दू को समान रूप से संरक्षण दिया था। इसने जो है तेलुगु तथा उर्दू को जो है इसने समान रूप से संरक्षण दिया था। तेलुगु तथा उर्दू को समान रूप से संरक्षण दिया था और इसे दक्कनी उर्दू का जन्मदाता भी कहा जाता है। दक्कनी उर्दू का जन्मदाता भी इसे कहा जाता है। दक्कनी उर्दू का जन्मदाता भी कहा जाता है। दक्कनी उर्दू को जन्मदाता के रूप में भी इसे जाना जाता है। और गोलकुंडा को बौद्धिक क्रीड़ा स्थल के रूप में भी जाना जाता है। गोलकुंडा को और किस रूप में जाना जाता है? तो गोलकुंडा को बौद्धिक क्रीड़ा स्थल के रूप में भी जाना जाता है। क्रीड़ा स्थल के रूप में जाना जाता है। बौद्धिक क्रीड़ा स्थल के रूप में कैसे जाना जाता है? तो गोलकुंडा को जाना जाता है, बौद्धिक क्रीड़ा स्थल के रूप में जाना जाता है। और गोलकुंडा में स्थित जो हीरे के खाने थे, यानी कि गोलकुंडा जो है विश्व प्रसिद्ध हीरे के व्यापार के लिए भी जाना जाता था। गोलकुंडा जो था वह विश्व प्रसिद्ध हीरे के व्यापार के रूप में भी जाना जाता था। विश्व प्रसिद्ध हीरे के व्यापार के रूप में भी जाना जाता था। विश्व प्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा था, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो था वह गोलकुंडा की खान से ही निकाला गया था। वह गोलकुंडा या कुल्लूर की खान से निकाला गया था। गोलकुंडा या कुल्लूर की खान से जो है यह विश्व प्रसिद्ध हीरा निकाला गया था। तो इस तरह से एट लास्ट में फाइनली जो होता है गोलकुंडा को, फाइनली जो है गोलकुंडा को जो है मुग़ल बादशाह औरंगजेब के द्वारा मुग़ल साम्राज्य में ला लिया जाता है। औरंगजेब के द्वारा जो है गोलकुंडा को किस में मिलाया जाता है? तो मुग़ल वंश में जो है इसे औरंगजेब के द्वारा मिला लिया जाता है। यानी कि गोलकुंडा और बीजापुर को जो है ये दोनों प्रांतों को फाइनली जो है अंतिम रूप से वह औरंगजेब के द्वारा मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया जाता है। जबकि अहमदनगर जो था वो अंतिम रूप से अकबर के द्वारा भी विलय किया जाता है, लेकिन अंतिम रूप से जो है वो शाहजहाँ के द्वारा विलय कर लिया जाता है मुग़ल साम्राज्य में। तो इसके बाद जो है अगला जो वंश है वह देख लेते हैं अहमदनगर। अगला कौन सा वंश था बंगाल साम्राज्य के अंतर्गत? तो वो था अहमदनगर। अहमदनगर में जिस नए वंश की नींव डाली गई वो था निजाम शाही। अहमदनगर में किस नए वंश की स्थापना की गई? तो निजाम शाही की। अहमदनगर में निजाम शाही की स्थापना की गई और मलिक अंबर के द्वारा। इसका संस्थापक कौन था? तो मलिक अंबर के द्वारा जो है निजाम शाही वंश की स्थापना की जाती है। और यह अस्तित्व में कब आया अहमदनगर? तो यह अस्तित्व में आता है 1490 में। अहमदनगर जो है
अस्तित्व में कब आता है, तो 1490 में जो है, और ये निजाम शाही वंश की स्थापना किया जाता है और मलिक अंबर के द्वारा जो है यहाँ पे निजाम शाही वंश की स्थापना की जाती है। और अहमदनगर की जो राजधानी थी वो पहले जुन्नैर थी। इसकी राजधानी कौन सी, राजधानी जुन्नैर थी, लेकिन बाद में जो है इसे स्थानांतरित कर दिया जाता है अहमदनगर। कहाँ स्थानांतरित कर दिया जाता है, अहमदनगर। बाद में इसे जो है अहमदनगर स्थानांतरित कर दिया जाता है। और वर्तमान में अगर देखेंगे तो अहमदनगर जो स्थित है ये महाराष्ट्र में, यानी कि दक्कन वाले क्षेत्र में ही स्थित है। अहमदनगर जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है। वर्तमान में महाराष्ट्र का एक ज़िला है। अहमदनगर जो है वर्तमान में महाराष्ट्र का एक ज़िला है। ये महाराष्ट्र का एक ज़िला है। इसके बाद देख लेते हैं इसमें निजाम शाही वंश के स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो मलिक अंबर के द्वारा जो है निजाम शाही वंश की स्थापना की गई। यानी कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो मलिक अंबर के द्वारा जो है महमूद गवाह जो था, इससे पहले पिछले वाले वीडियो में हमने बात किया था, चर्चा किया था महमूद गवाह का। तो महमूद गवाह को प्राण दंड किसने दिया था, तो मलिक अंबर ने। महमूद गवाह को प्राण दंड किसने दिया था, तो महमूद गवाह को प्राण दंड जो दिया था वह मलिक अंबर ने दिया था। मलिक अंबर ने ही दिया था। किसको प्राण दंड किससे दिया था, तो महमूद गवाह को ही प्राण दंड दिया था मलिक अंबर ने। और इसको प्राण दंड दे करके इसने जो है उपाधि जो धारण की निजामुल मुल्क की। उपाधि कौन सी धारण करता है, मलिक अंबर कौन सी उपाधि धारण करता है, तो है निजामुल मुल्क की। निजामुल मुल्क, ठीक। उपाधि कौन सी धारण करता है, उपाधि जो धारण करता है यह निजामुल मुल्क की। निजामुल मुल्क की उपाधि धारण करता है। और राजधानी जुन्नैर से राजधानी कहाँ स्थानांतरित करता है, तो जुन्नैर से राजधानी जो स्थानांतरित किया जाता है वह है अहमदनगर। जुन्नैर से राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया जाता है, तो वह अहमदनगर किया जाता है। अगला जो शासक है इसका उत्तराधिकारी बुरहान निजाम शाह। अगला कौन सा शासक है जो इसका उत्तराधिकारी हुआ, वह बुरहान निजाम शाह हुआ। अगला कौन शासक होता है, अगला जो शासक होता है वो बुरहान निजाम शाह होता है। मलिक अंबर का जो अगला उत्तराधिकारी हुआ कौन सा हुआ, तो वो बुरहान निजाम शाह होता है। इसके बाद इसका बुरहान निजाम शाह का जो एक योग्य, मित्रों लाइट थोड़ा सा कट गई थी, इसकी वजह से क्षमा चाहते हैं। तो आइए देखते हैं बुरहान निजाम शाह। इसका एक योग्य, इसको जो है एक योग्य प्रधानमंत्री मिलता है। इसको जो है एक योग्य प्रधानमंत्री मिलता है, मुकम्मल दक्कनी, जिसका क्या नाम था, मुकम्मल दक्कनी, जो बहुत ही एक होनहार और योग्य व्यक्ति था, जिसने अपनी योग्यता के बल पे जो है इसने अहमदनगर को काफ़ी जो है ऊंचाइयों तक ले गया। यह जो है अपने समय में अहमदनगर को काफ़ी ऊंचाइयों तक ले गया। इसके बाद अगला जो शासक बनता है वह है मुर्तज़ा निजाम शाह। अगला कौन शासक है, मुर्तज़ा निजाम शाह। अगला शासक है मुर्तज़ा निजाम शाह। इसी के समय पहली बार जो है मुग़लों का आक्रमण होता है। मुर्तज़ा निजाम के समय ही जो है पहली बार मुग़लों का जो है आक्रमण होता है अहमदनगर पे। अहमदनगर पर पहली बार जो है मुग़लों का आक्रमण होता है। मुग़लों का आक्रमण होता है अहमदनगर को। एट लास्ट में जब अकबर का टाइम पीरियड था तो अकबर के द्वारा जो है इस पे भी अभियान किया जाता है और मिला लिया जाता है अकबर के द्वारा भी अहमदनगर को। लेकिन फिर आगे चल कर फाइनली जो है लास्ट में वह किसके द्वारा जो है इसको विलय किया जाता है, तो शाहजहाँ के द्वारा इसको फाइनली जो है विलय कर लिया जाता है। अगला है मलिक अंबर।
मलिक अंबर। मलिक अंबर जो था ये एक बहुत योग्य और होनहार प्रधानमंत्री था। मलिक अंबर जो था यह एक प्रमुख वजीर था। अहमदनगर का मलिक अंबर एक प्रमुख वजीर था। यह एक प्रमुख वजीर था और यह एक मलिक अंबर जो था यह एक अबिसिनियाई दास था। अबिसिनियाई, यह एक अबिसिनियाई दास था। मलिक अंबर जो था यह एक अबिसिनियाई दास था और इसे 3 बार जो है दास्तां से मुक्त किया गया। इसे 3 बार दास्तां से मुक्त किया गया। इसे 3 बार दास्तां से मुक्त किया गया मलिक अंबर को। यह एक अबिसिनियाई दास था, इसे 3 बार जो है दास्तां से मुक्त किया गया और ये एक अहमदनगर का प्रमुख वजीर था मलिक अंबर। और मुग़लों के लिए यह सबसे बड़ी एक चुनौती था। मुग़लों के लिए सबसे बड़ी चुनौती कौन था? तो मलिक अंबर। मुग़लों के लिए सबसे बड़ी चुनौती था यह। सबसे बड़ी चुनौती था और फाइनली जो है शाहजहाँ के द्वारा, शाहजहाँ के हाथों यह परास्त हो जाता है। यह मलिक अंबर शाहजहाँ से परास्त होता है। शाहजहाँ से यह परास्त होता है और 1633 ईस्वी में शाहजहाँ ने इसे विलय कर लिया। 1633 में शाहजहाँ ने इसे मुग़ल में विलय कर लिया। मुग़ल में विलय कर लिया। फाइनली जो है अहमदनगर को शाहजहाँ ने मुग़ल साम्राज्य में विलय कर लिया। ये एक अबिसिनियाई दास था मलिक अंबर जो है और इसे 3 बार जो है दास्तां से मुक्त किया गया था। ये अहमदनगर का एक प्रमुख वजीर भी था। ये अहमदनगर का प्रमुख एक वजीर भी था। इसके बाद अंतिम जो वंश है, अंतिम वंश जो प्रमुख वंश है वह है बीदर। और यदि वर्तमान में मैप में देखेंगे तो बीदर जो है बीदर वर्तमान में यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह कर्नाटक राज्य में पड़ता है। वर्तमान में अगर बात करेंगे तो मैसूर में। बीदर कहाँ है? वर्तमान में जो है ये मैसूर के अंतर्गत पड़ता है। बीदर जो है वर्तमान में कर्नाटक के मैसूर के अंतर्गत जो है यह पड़ता है। और फाइनली जो है बीदर में जिस नए वंश की स्थापना की जाती है वो बरीद शाही। बीदर में जिस नए वंश की स्थापना की जाती है वो नया वंश कौन सा था? तो वह नया वंश था बरीद शाही। और बरीद शाही की स्थापना जो किया जाता है वह अमीर अली बरीद के द्वारा स्थापित किया जाता है। किसके द्वारा? अमीर अली बरीद जो है बीदर में बरीद शाही वंश की स्थापना करता है। और बीदर की जो राजधानी जो थी वह बीदर ही थी। राजधानी सी कहाँ थी? तो बीदर की राजधानी बीदर ही थी। और बरीद शाही वंश की स्थापना किया जाता है बीदर के अंतर्गत अमीर अली बरीद के द्वारा। और अमीर अली बरीद को जो है दक्कन की लोमड़ी के नाम से भी जाना जाता था। इसको दक्कन की लोमड़ी, दक्कन की लोमड़ी के नाम से भी जाना जाता था अमीर अली बरीद को। आगे चल कर के जो है इसका बीदर का जो है आगे चल कर के विलय हो जाता है। आगे चल कर के बीजापुर का जो है यह बीदर का विलय कर लिया जाता है। इस तरह से जो है एक एक करके पूरी तरह से इसका पतन हो जाता है। इस तरह से जो है पूरा पतन हो जाता है। और फाइनली जो है इसका जब पतन होता है तो आगे चल कर के इसी के ध्वंसावशेषों पर जो है
वो आगे चल कर के मराठा राज्य का उदय होता है। आगे चल कर के मराठा राज्य का जो उदय होता है वो लगभग इन्हीं के आसपास वाले क्षेत्रों में पूरा फैल जाते हैं धीरे धीरे मराठा। तो इस तरह से दोस्तों ये टॉपिक पूरा यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हमें इसी के साथ इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।